आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे 19वीं सदी के उस बेहद रोमांचक दौर में चलते हैं जहां से बगावत और अदम्य साहस की एक ऐसी कहानी निकली जिसने इतिहास बदल दिया। हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की, और इस पूरे सफर को हम समझेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की उस प्रतिष्ठित हिंदी कविता के जरिए जिसने इस पूरी गाथा को अमर कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत कविता की उन पंक्तियों से बेहतर और क्या हो सकती है जो सीधा दिल पर चोट करती हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जरा सोचिए, देश बरसों से गुलामी झेल रहा था और अचानक 1857 के उस महासंग्राम में एक ऐसी अभूतपूर्व ऊर्जा फैली कि लगा जैसे इस थके हुए देश की रगों में फिर से नया खून दौड़ने लगा हो। भाग 1, सर्जक और ऐतिहासिक संदर्भ। आइए सबसे पहले उस महान लेखिका से मिलते हैं जिन्होंने इसे रचा और उस दौर के माहौल को समझते हैं। कमाल की बात तो यह है कि 1904 में जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान सिर्फ बंद कमरे में बैठकर राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली कोई आम कवयित्री नहीं थी। दरअसल वो खुद एक बेहद निडर स्वतंत्रता सेनानी थीं। देश की आजादी के लिए लड़ते हुए उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी लेखनी में जो आग हम महसूस करते हैं ना, वो असल में उनके अपने जमीनी संघर्ष से ही निकली थी। उनकी कलम में सच में जादू था। मुकुल और बिखरे मोती जैसी रचनाओं ने तो उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा के लिए उन्हें 2 बार प्रतिष्ठित सेक्सेरिया पुरस्कार भी मिला। उनकी कविताओं में देशभक्ति और महिला सशक्तिकरण का इतना बेहतरीन संगम था कि आम जनता उनसे तुरंत जुड़ गई। और हाँ, 1948 में उनके निधन के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। ये सब उनकी उस अमर विरासत का सबूत है जो वो पीछे छोड़ गईं। भाग 2, छबीली योद्धा बच्ची। अब आते हैं हमारी मुख्य कहानी पर, जहां हमारी नायिका का बचपन कुछ अलग ही था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइन सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं है, ये एक लयबद्ध धड़कन है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि उस पूरी तरह से पुरुष प्रधान युद्ध क्षेत्र में एक अकेली महिला ने किस खौफनाक और अदम्य योद्धा की तरह दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। बचपन में उन्हें प्यार से छबीली पुकारा जाता था, लेकिन उनका बचपन बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां बाकी बच्चे गुड़ियों और खिलौनों से खेलते हैं, वहीं छबीली कानपुर के नाना के साथ खेलते हुए बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी को अपनी पक्की सहेलियां मान बैठी थी। नकली युद्ध करना, सेना के व्यूह रचना करना, शिकार खेलना और किले तोड़ना, ये सब उनके मनपसंद खेल थे। मतलब अनजाने में ही सही, वो अपना पूरा बचपन उस महान भविष्य के लिए ट्रेनिंग लेते हुए बिता रही थीं। भाग 3, त्रासदी और ब्रिटिश कब्जा। अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां व्यक्तिगत दुख और साम्राज्यवादी लालच आमने सामने आ जाते हैं। अब एक पल के लिए इन 2 बिल्कुल अलग स्थितियों के बारे में सोचिए। एक तरफ राजा गंगाधर राव के साथ उनका भव्य विवाह होता है। झांसी के महलों में खुशियों की शहनाई गूंज रही हैं, लेकिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है। बिना किसी संतान के उनकी इस खुशहाल दुनिया में शोक के काले बादल छा जाते हैं। और ठीक इसी कमजोर पल का फायदा उठाने के लिए अवसरवादी ब्रिटिश अधिकारी झांसी के दरवाजे पर गिद्धों की तरह आकर खड़े हो जाते हैं। इस ऐतिहासिक घटना की जड़ में थी गवर्नर जनरल डलहौजी की एक अजीब नीति। दरअसल अजीब नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर और चालाकी भरी नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। इसके तहत अंग्रेजों ने खुद को लावारिस का वारिस घोषित कर दिया था। आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी भी भारतीय राजा का अपना कोई सगा पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो अंग्रेज पूरी तरह से कानूनी नाटक करके उस राज्य को हड़प लेते थे। और इसी अन्यायपूर्ण नीति का शिकार अब झांसी को होना था। भाग 4, विद्रोह की आग। आइए देखते हैं कि कैसे इस एक अन्याय ने पूरे उपमहाद्वीप में क्रांति की आग भड़का दी। सोचकर ही गुस्सा आता है कि उस वक्त पूरे देश ने कितना गहरा अपमान महसूस किया होगा। कलकत्ता के बाजारों में नागपुर और लखनऊ की रानियों के पवित्र और शाही जेवरों की सरेआम नीलामी हो रही थी। ब्रिटिश अखबार बाकायदा बेशर्मी से विज्ञापन छाप रहे थे, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, 9 लाख हार। जिन शासकों को जनता भगवान की तरह पूजती थी, उन्हें इस तरह से सरेआम बेइज्जत किया जा रहा था। और यही वो जुल्म था जिसने लोगों के अंदर सोई हुई ज्वालामुखी को जगा दिया। और इस अपमान का नतीजा क्या निकला? विद्रोह किसी जंगल की आग की तरह फैला।
मई में दिल्ली की सत्ता छीनने से लेकर जून में लखनऊ, कानपुर और मेरठ में मचे भारी बवाल तक, और फिर जुलाई आते आते पटना से लेकर जबलपुर तक जो क्रांतिकारी ज्वाला भड़की, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। झांसी और इन तमाम राज्यों से उठी चिंगारी ने पूरे भारत को एक विशाल, एकजुट मोर्चे में बदल दिया था। भाग 5, अंतिम महासंग्राम। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंचती है। मैदान जंग का नजारा कुछ ऐसा था। एक अकेली योद्धा, घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में तलवारें लिए, सीधे ब्रिटिश अधिकारियों की सेना को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। युद्धभूमि में उनकी हर एक चाल, उनका हर एक वार, उनके पूर्ण और निडर साहस का साक्षात प्रतीक बन गया था। वहां डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके इस अंतिम अभियान के कारनामे आज भी हैरान करते हैं। पहले सीधे युद्ध में लेफ्टिनेंट वॉकर को घायल करके भगाया, फिर लगातार 100 मील की घुड़सवारी करके कालपी पहुंचना और ग्वालियर पर कब्जा करना। लेकिन अंत बेहद दुखद रहा। जब दुश्मनों की एक नई और विशाल सेना ने उन्हें घेर लिया तो सामने एक अनजान नाला आ गया और उनका नया घोड़ा वहीं अड़ गया। शत्रुओं की उस भारी भीड़ के बीच अकेली लड़ते हुए ये सिंघनी अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। भाग 6, आजादी की विरासत। युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनका बलिदान हमारे लिए क्या छोड़ गया? कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बिल्कुल सच लिखा है, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि भले ही इतिहास इस घटना पर चुप हो जाए या अंग्रेज तोप के गोलों से पूरी झांसी का नामो निशान मिटा दें, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई खुद एक अमिट निशानी हैं। उनका ये बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उसने आजादी की एक ऐसी आग लगा दी थी जिसे दुनिया की कोई भी तोप बुझा नहीं सकती थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 19वीं सदी की उस छबीली द्वारा तोड़ी गई बेड़ियों का असर आज भी साफ दिखता है। जिस तरह रानी ने युद्ध जैसे पूरी तरह से पुरुषों वाले क्षेत्र में महारत हासिल की थी, उसी तरह आज भी महिलाएं फायर ब्रिगेड, ट्रेन ड्राइविंग, खेल के मैदान और बड़े बड़े व्यापार प्रबंधन जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में झंडे गाड़ रही हैं। संघर्ष की वो विरासत आज भी पूरी तरह से जिंदा है। तो अपने इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। अगर झांसी की रानी की वो क्रांतिकारी आग आज भी पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने वाले हर पथ प्रदर्शक के सीने में जल रही है, तो आने वाले कल में ये अमर साहस और किन नई ऊंचाइयों को फतह करेगा, उस अदम्य शक्ति को पहचानिए और सीखते रहिए। इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।